we did a part of tenses and then there are few forms which are still remaining. आई होप लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से क्लियर है. हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म तक लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था एंड हम वहीं से अब उसके बाद वाली फॉर्म से आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द सेवेंथ फॉर्म दैट इज ऑफ पास्ट. ओवरऑल जो सेवेंथ फॉर्म है और पास्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो है पास्ट परफेक्ट. Now in the last class I told you जब हम present perfect की बात करते हैं this was when जब कोई भी टास्क प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ होता है, जस्ट कंप्लीट होता है एंड हम उसे स्पेसिफाई करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से. कोई भी टास्क जो पास में फिनिश हो चुका है उसे हम स्पेसिफाई करते हैं पास्ट परफेक्ट से. इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजी है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट. नो मैटर वॉट एवर द प्रोनाउन इज ऑलवेज इसके अंदर हैड ही लगेगा. फाइन. अब देखो, इफ आई से आई हैड ऑलरेडी टेकन माई breakfast, had V3. This means I mean to tell कि मैंने पास्ट में ही ब्रेकफास्ट ले लिया था. पास्ट में ही कोई कंप्लीटेड एक्शन है जिसे मैंने हैड प्लस V3 से यहाँ पे इंडिकेट किया है. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. I had finished reading the book yesterday. पास्ट के अंदर अगेन yesterday से पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है. पास्ट में कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है. सो इसलिए आई हैव रिटन हियर had finished, that is had plus V3. This was one usage जो कि हम यूज करते हैं एक्टिविटी कंप्लीशन पास्ट में होता है उसके लिए. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज. ये जो यूसेज है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ वो अमंग ऑल दी फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेजेस के अंदर काउंट होता है. तो इसको अच्छे से देखना. यह है यूसेज नंबर सेकेंड. व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन पास्ट. अगर पास्ट के अंदर कोई दो एक्टिविटीज हैं एंड वो दोनों एक्टिविटीज डिफरेंट टाइम पर हो रही हैं बट पास्ट में हो रही हैं. डिफरेंट टाइम एज इन उनका जो स्टार्टिंग टाइम है, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट होने का जो टाइम है वो डिफरेंट है. देयर आर टू एक्टिविटीज, बोथ द एक्टिविटीज आर स्टार्टिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इन द पास्ट. We will use past perfect to indicate such activity. I repeat, two actions in the past. Both the actions start at different time. The action that starts first जो एक्शन पहले स्टार्ट हो रहा होगा, मैं सेंटेंस पढ़कर अच्छे से पता चल जाएगा. सो जो एक्शन पहले स्टार्ट हो रहा होगा उसके अंदर हम लिखेंगे हैड प्लस V3. ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द एक्शन दैट स्टार्ट्स सेकेंड, और जो एक्शन बाद में स्टार्ट होगा उसके अंदर हम यूज करेंगे V2 यानी कि सिंपल पास्ट. आई रिपीट अगेन, कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो एक्टिविटीज को बताया है, दोनों एक्टिविटीज पास्ट की हैं, दोनों एक्टिविटीज अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रही है. सो जो एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी उसके अंदर लगेगा पास्ट परफेक्ट, वाइल जो एक्टिविटी बाद में स्टार्ट होगी उसके अंदर लगेगा सिंपल पास्ट. चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. The crocs had destroyed before it rained.
सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट हो रही है। मैंने सेंटेंस के अंदर लिखा है द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, हैड प्लस V3 यहाँ पे यूज किया है। क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बारिश होने के पहले, रेन होने के पहले। सो सेकेंड एक्टिविटी क्या हुई है, रेन्ड, जिसको ऑलरेडी V2 के अंदर स्पेसिफाई किया है। सो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू एक्टिविटीज, द एक्टिविटी दैट स्टार्टेड फर्स्ट, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन पहले हुआ था, उसके साथ हमने इसको यूज करते हुए हैड प्लस V3 लगाया है। वाइल जो एक्टिविटी बाद में स्टार्ट हुई है, उसके अंदर हमने V2 लगाया है। सो दिस इज हाउ, ये वाला जो यूसेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें V2 पीछे ही आएगा एंड हैड प्लस V3 आगे ही आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज before it rained the crops had destroyed, or the before it rained the crops had destroyed। ये सेंटेंस भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। important and it is not necessary कि इसमें V2 पीछे ही आएगा and had plus V3 आगे ही आएगा। फाइन, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। She had already left for the station before I reached her home। जब मैं उसके घर पहुंची तब तक वो ऑलरेडी स्टेशन के लिए जा चुकी थी। अब देखो उसका स्टेशन पे जाना पहले हुआ, हैड प्लस V3 यहाँ पे यूज हुआ बिकॉज ये एक्शन जो है ये पहले स्टार्ट हो चुका था एंड मैं जो हूं उसके घर में बाद में गई हूं। सो यहाँ पे यूज हुआ है V2। So the activity that started first took had plus V3, that is past perfect. The activity that started second, उसके अंदर V2 लगता है। ये क्यों important है? बिकॉज इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। The patient देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड और आपको दे दिया जाएगा डाइड इन द ब्रैकेट। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, V2 यूज हो रहा है, यानी कि सिंपल पास्ट यूज हो रहा है। नाउ सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये बात बताई गई थी कि जब दो एक्टिविटीज सेम टाइम पर हो रही हैं पास्ट में तो दोनों एक्टिविटीज में या तो आप सिंपल पास्ट लगा सकते हैं या आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हैं। दोनों चीजें क्लियर है, बट पास्ट परफेक्ट वर्क्स डिफरेंटली। पास्ट परफेक्ट के अंदर देयर आर टू एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज अलग अलग टाइम पर हो रही है। जो एक्टिविटी बाद में हो रही है उसमें V2 लगता है और जो एक्टिविटी पहले हो रही है उसमें हैड प्लस V3 लगता है। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे दो एक्टिविटीज डिफरेंट टाइम पर हो रही है? बिफोर से पता चल रहा है कि एक एक्टिविटी पहले हुई है वाइल ऑन दी अदर हैंड दूसरी एक्टिविटी जो है वो बाद में हुई है। बाद वाली एक्टिविटी क्या है, डॉक्टर का अराइव करना, उसके पहले उसके बिफोर क्या हो गया, पेशेंट की डेथ। सो दिस एक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर द अनदर एक्शन। सो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड प्लस V3 यानी कि हैड डाइड। और ऐसा भी किया जा सकता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश और ब्रैकेट में आपको दे दिया जाए अराइव और आपको यहाँ पे अराइव का जो भी करेक्ट फॉर्म बनता है वो स्पेसिफाई करना है। सो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। एक और यूसेज होता है पास्ट परफेक्ट का। फाइन, ये इसका थर्ड यूसेज है। जब भी आप कोई विश एक्सप्रेस करना चाहते हो पास्ट की, एज इन पास्ट में आप कुछ कर सकते थे बट यू कुडंट डू इट समहाउ, तो आप उसके लिए यूज करते हो आई विश और उसके बाद हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल
I wish I had met her in the party. So here I have expressed one of my wishes. मैंने अपनी एक wish express करी है. इस sentence को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ये जो wish थी somehow fulfill नहीं हो पाई. So I wish I had plus V3 यहाँ पे लग गया. So I wish I had met her in the party. Okay, one more sentence. I wish I had studied well. दिस मीन्स मैं ये विश करती थी कि मैं काश पढ़ पाती, मैंने ढंग से पढ़ाई करी होती. आई हैड स्टडीड वेल. सो ये भी एक तरह का रिग्रेट है, एक तरह की पास्ट विश है जो अब फुलफिल नहीं हो सकती. सो इस तरीके से आप अपनी विशेस एक्सप्रेस कर सकते हो हैड का यूज करते हुए. आई अगेन रिपीट, पास्ट परफेक्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस है. वाई? बिकॉज इसका जो यूसेज होता है जहाँ पे वन सेंटेंस के अंदर देर आर टू एक्टिविटीज. द एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स फर्स्ट उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट लेते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड द एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स सेकेंड उसके अंदर हम सिंपल पास्ट लेते हैं, दैट इज V2. और कोई भी एक्टिविटी आ सकती है, सेंटेंस को रीड कर कर आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटी सेम टाइम पर हो रही है या फिर डिफरेंट टाइम पर हो रही है. अगर पास्ट की एक्टिविटी सेम टाइम पर हो रही है, दोनों में सिंपल पास्ट या फिर दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर डिफरेंट टाइम पर हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ पेयरिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट विच इज इंपॉर्टेंट. फाइन, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट, दैट इज past perfect continuous. अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना बताया था, हम अगेन वही फॉलो करेंगे. सिंस पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड, कॉन्टिन्यूस है तो लगेगा VING. टू कंबाइन बोथ हम लोग ऐड करेंगे बीन, सो शी हैड बीन प्लस VING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. ये इसका स्ट्रक्चर है. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि इसके अंदर आप सिंस फॉर लगाओ और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टाइम भी इंडिकेट करो. What I'm trying to explain here is past perfect continuous है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या हुआ था, कोई भी एक्टिविटी पास्ट से चल रही है और प्रेजेंट तक चले आ रही है. प्रेजेंट में उस एक्टिविटी को होते हुए कितनी देर हो गई थी वो हमने सिंस और फॉर से इंडिकेट किया था. अब यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दिस मीन्स कोई भी एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई, पास्ट में ही उसको कितना टाइम हो गया वो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से इंडिकेट करेंगे. बट पास्ट में कब कितना टाइम हुआ, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब देखो, आई विल राइट एन एग्जांपल हियर. शी हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2013. अब देखो, पास्ट में वो एक नॉवेल रीड कर रही थी और कब से, 2013. पास्ट में 2013 से शी स्टार्टेड रीडिंग दैट नॉवेल. अब इट इज वे टू ऑब्वियस कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वो अभी तक तो नॉवेल रीड डेफिनेटली नहीं कर रही है. शी मस्ट हैव स्टॉप्ड रीडिंग इट सम टाइम इन द पास्ट, बट एट व्हाट टाइम. सो इट्स ओके. इस तरह के सेंटेंस को दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे हम डायरेक्टली सिर्फ ये बता दें कि पास्ट में किस टाइम से उसने कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट किया था. दिस इज वन मैनर. अनदर मैनर, सेम सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, व्हेन आई विजिटेड हर इन 2014 शी हैड बीन reading a novel since 2013. So basically in this sentence मैंने same sentence को यहाँ पे लिखा है, but यहाँ पे मैंने twice इस चीज को एक्सप्रेस किया है, 2 times बताए हैं. एक तो कब,
पास्ट में जब मैंने उसको विजिट किया था तब उसे नॉवल रीड करते हुए, मतलब शी हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013 से उसने नॉवल रीड करना स्टार्ट किया था, और ये बात मुझे कब पता चली, जब मैंने उसको विजिट किया 2014 में। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू किसी भी एक्टिविटी को जो कि पास्ट में चल रही हो एक्सप्रेस करते हैं, तो वी कैन डू इट इन बोथ दी मैनर्स। वन मैनर इज कि हम सिंपली उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दें पास्ट का, अनदर मैनर इज कि हम 2 पॉइंट्स बताएं, वन द स्टार्टिंग पॉइंट और मे बी ड्यूरेशन, सेकेंड कि वो स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन कब हुआ, पास्ट में कब हुआ, जब हम ट्वाइस टाइम को इंडिकेट करते हैं। और वन मोर एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर had been fighting with his friends for 2 hours. Now in this sentence nothing is clear कि वो 2 hours कब start हुए कब finish हुए, बस I just know that there was an activity which continued for 2 hours in the past and the activity was my brother fighting with his friends. So इस तरीके से भी आप past perfect continuous को indicate कर सकते हो। Moving on to our first form of future tense. Future tense की जो first form है, अब हम उसको पढ़ते हैं, simple future। अब देखो simple future का structure होता है subject plus will shall plus V1 plus object। फाइन, अब हम इसके यूसेज की बात करते हैं। इसका फर्स्ट यूसेज जो होता है वो ऐसी चीजों के लिए होता है विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, थिंग्स दैट आर about to happen in the future, that are designated to happen in the future and we cannot do anything about it, जिन चीजों को हम रोक नहीं सकते। For example, I will be 20 next month. Now I cannot stop it. Anyway, I cannot stop it. So मैंने यहाँ पे यूज किया है I'll be 20 next month. This is certain. Certain actions जो future में होंगे which cannot be stopped, उनके लिए हम simple past use करते हैं। One more example of the same. If I say there will be Diwali next week. Now you cannot stop it. अपन इसको नहीं रोक सकते हैं। So certain actions को express करने के लिए हम simple future का use करते हैं। Fine, ये इसका first usage था। Moving on to the second usage. जब भी हम किसी तरह का promise, determination, threat express कर रहे हैं sentence के अंदर, I repeat, promise, threat, determination, इन चीजों को अगर हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गेट यू अ न्यू वॉच इफ यू do this work. So I've written I shall get you a new watch if you do this work. So in all यहाँ पे ये एक तरह का promise है जो मैंने express किया अपने sentence के through first person में हम use कर सकते हैं। अगर आप notice कर पा रहे हो तो ये जो particular sentence है, this sentence is actually identical to first condition, जहाँ पे if के बाद लग रहा है do, that is simple present, और आगे will, shall, may, can में से जो भी लग रहा है। So इस तरीके conditional sentence को भी use कर सकते हैं और इस sentence को मैं simply भी बोल सकती हूँ I shall get you a new watch next Monday. That would also be fine. So this was its second usage. Moving on to the third usage. थर्ड यूसेज के अंदर क्या होता है, जब हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ चीज डिसाइड करते हैं, तो भी हम सिंपल फ्यूचर को यूज करते हैं। आई रिपीट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
if we decide something. तब भी हम सिंपल फ्यूचर का यूसेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, I'll get an umbrella. So at the time of speaking, when you decide to do something, अपन उसको will shall से represent कर सकते हैं. और one more example, the principal seems busy. All right, I will wait. So at the moment when we are speaking or we are mentioning something, and that moment we take a decision, उस decision को somehow express करने के लिए हम will और shall का usage कर सकते हैं. So I again repeat, there are three usages. First is कोई भी certain action है which cannot be stopped, activity future की designated है, simple future से होगी. अगर किसी भी तरह का promise, threat, determination है, उसे express करने के लिए हम use कर सकते हैं. While at the time of speaking हम कोई instant decision लेते हैं, उसको express करने के लिए हम will use कर सकते हैं. Fine. One more, will का usage कहाँ होता है? When simple present, जब भी simple present हम use करते हैं, simple present के अंदर एक usage था that to indicate fixed schedule, future event को indicate, will arrive in Delhi next Tuesday. Now this is an activity which is supposed to take place in the future. इसको हम simple present में भी use कर सकते हैं. Same sentence जो है उसको लिखा जा सकता है, the president arrives in Delhi next Tuesday. So इस तरीके से सिंपल फ्यूचर को सिंपल प्रेजेंट के अंदर बहुत इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. विल अराइव को मैंने यहाँ पे अराइव्स कर दिया, दैट इज वी प्लस एस. वन मोर यूसेज, when you literally think of something or you estimate something or you try to guess something, तब भी आप will का यूसेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक my friend will top the examination. This time. So when you are literally guessing something or when you are literally you just give your prediction, आप अपना prediction दे रहे हो या फिर आप कुछ सोचते हो, you may not be certain about it, but आप उसके बारे में बताते हो, तो भी आप use कर सकते हो will का. I think my friend will top the examination this time. So this is all about simple future. I again repeat, simple future का जो first usage होता है that is to express any certain action in the future. future में कोई certain action आप उसको express कर सकते हो. उसके अलावा आप फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए जब भी आप कुछ सोचते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो, ये आपका थॉट प्रोसेस है, यू बिलीव इट, यू थिंक इट, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप कोई डिसीजन लेते हो या फिर कुछ एक्शन करने का सोचते हो, तब आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो. आप सिंपल फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में और वाइस वर्सा फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो. प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूसेज करते हैं. सो दिस वाज अबाउट सिंपल फ्यूचर. we'll move on to future continuous form of tense. फाइन. सो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे फ्यूचर टेंस की, उसे. द नेक्स्ट फॉर्म इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. इस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस
will shall प्लस बी। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ के कॉन्टिन्यूस के अंदर बी एक्स्ट्रा लगता है। विल शैल प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो वेयर डज बेसिकली दिस फॉर्म इज यूज्ड? जब भी देर इज एन एक्टिविटी जो कि शेड्यूल्ड है, इट इज गोइंग टू हैपन इन मे बी नियर फ्यूचर और मे बी फ्यूचर, and this activity is a continued action. कोई भी continued activity है which is scheduled to happen maybe in the future, near future, आप कोई भी टास्क करने वाले हैं तो उसके लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the president will be arriving here shortly. So in a while the president will be arriving here. So उस बात को explain करने के लिए I have used future continuous form of tense here. Again मैं एक और sentence लिख सकती हूँ, at this time tomorrow I will be attending a yoga class. So I have at this time tomorrow से I have given future reference, मैंने future का reference दे दिया है कि ये activity future में होने वाली है। और attending a yoga class is a continued action, कोई भी ऐसा action है जो थोड़े time के लिए चलेगा, so उसको यहाँ पे express करने के लिए I have used will be attending a yoga class at this time tomorrow. One more example, in the evening my friends will be visiting my house. So in the evening means we can infer it as in like in the evening of today's. So आज की शाम को मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे विजिट कर रहे होंगे, continued action in the future, उसको रेफर करने के लिए मैंने क्या यूज किया है? will be plus VING फॉर्म यूज किया है। So this was one usage. Sometimes क्या होता है कि आप इसका another usage भी कर सकते हो using simple present with it. Let's learn how. मैं आपको second usage बताना चाह रही हूँ। second usage देखना, when the guests arrive she will be studying for her examinations. When the guests arrive, she'll be studying for her examination. Now, studying for an examination, उसके लिए क्या है? Continued action है, जिसको यहाँ पे will be plus studying से रेफर किया है। Also, यहाँ पे मैंने यूज किया है verb की first form. Verb की first form means simple present. So in all, what I am trying to say here is, if a sentence has two actions, अगर एक sentence के अंदर दो action है और एक action continued form के अंदर है, future continued form के अंदर, तो जो another action होगा वो action simple present के अंदर होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोगों ने past perfect पढ़ा था तो past perfect के अंदर भी यही चीज थी, there are two actions happening in the past but both the actions are starting at different time, दोनों actions different time पे start हो रहे हैं। So जो action पहले start हो रहा है उसके अंदर हमने past perfect use किया था, while जो action बाद में start हुआ था उसमें हमने simple past use किया था। Same manner में यही है, अगर ये वाला एक्शन शील बी स्टडिंग फॉर एन एग्जामिनेशन पहले स्टार्ट हो जाएगा, जब गेस्ट अराइव करेंगे तब वो स्टार्ट कर चुकी होगी, सो दिस एक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट, तो इसके अंदर क्या लगेगा? हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगेगा, वाइल ऑन दी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। सो इन शॉर्ट, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पेयरिंग होता है। अगर एक सेंटेंस के अंदर हम दो एक्शंस मेंशन करते हैं तो एक एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट के साथ मेंशन करेंगे, while the other action has to be mentioned using future continuous. But
जो अदर एक्शन है जो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के थ्रू मेंशन करना चाहते हैं, इट हैज टू बी इन कॉन्टिन्यूड जोन। वो एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू हो रहा होना चाहिए, वो एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो फॉर अ ड्यूरेशन चल रही हो। उस एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम, When I reach there, all my friends will be playing। मुझे पता है जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो खेलना स्टार्ट कर चुके होंगे और वो लोग खेल रहे होंगे। सो बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूड एक्शन, सो यहाँ पे यूज हुआ है विल बी प्लेइंग, वाइल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे यूज हुआ है V1, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। सो इन शॉर्ट आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज दैट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयरिंग फॉर्म करता है, किसके साथ, सिंपल प्रेजेंट के साथ। दिस मीन्स अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर एक ब्लैंक दिया हुआ हो वाइल ऑन इन द अदर ब्लैंक, या तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दे रखा हो या सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, तो वाइस वर्सा हमको फिल करना है, एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न दिस पेयरिंग। ऑल्सो इंश्योर कि जो भी एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूड फॉर्म के अंदर है फ्यूचर के अंदर, तभी हम इसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारी वो है फ्यूचर परफेक्ट। नाउ सी, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू दैट व्हेन एनी एक्टिविटी गेट्स फिनिश्ड जस्ट नाउ, सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी कोई एक्टिविटी प्रेजेंट के अंदर कोई एक्शन फिनिश होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जब भी कोई एक्शन पास्ट में फिनिश होता है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सिमिलरली जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में फिनिश होता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूसेज करते हैं। वी आर सर्टेन कि ये जो एक्टिविटी है ये इस टाइम तक फ्यूचर में फिनिश हो जाएगी, तो मैं उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूसेज कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटेक्स देखते हैं, subject plus will shall plus have plus verb third form plus object, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हैज नहीं आता, ऑलवेज हैव आता है। द रीजन इज विल शैल के बाद V1 लगता है। सो विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। फाइन, बाय दिस टाइम टुमारो I would have finished my assignment. Now I'm pretty sure that इस टाइम, कल तक इस टाइम पर मेरा जो असाइनमेंट है वो फिनिश हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, बाय दिस टाइम टुमारो। मैंने एक फ्यूचर का रेफरेंस दे दिया है, फ्यूचर का इंडिकेशन दे दिया है, और मैंने बता दिया है कि फ्यूचर में इस टाइम तक मेरा जो असाइनमेंट है वो फिनिश हो चुका होगा। सॉरी, इसको हम विल लिखेंगे, इस टाइम तक मेरा जो असाइनमेंट है वो फिनिश हो चुका होगा। सो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। एक असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वन मोर, इन द इवनिंग आई विल हैव गॉन फॉर अ मूवी। शाम को मैं मूवी के लिए जा चुकी होंगी। इन द इवनिंग आई विल हैव गॉन फॉर अ मूवी, मैं मूवी के लिए देखने के लिए घर से जा चुकी होंगी। सो घर से जाने वाला जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका होगा। फाइन, सो दिस वाज वन यूसेज। टॉकिंग अबाउट अनदर यूसेज ऑफ द सेम, अगर हम इसकी यूसेज की बात करें तो हम एक और यूसेज यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो यूसेज क्या है जो हमने पिछले फॉर्म में भी पढ़ा है। व्हेन देयर आर टू एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी में लगेगा सिंपल प्रेजेंट, दूसरी एक्टिविटी में लगेगा फ्यूचर परफेक्ट। लेट्स सी हाउ।
इसका मैं आपको यूसेज सेकंड बता रही हूँ। अगेन ऊपर पेयरिंग लिखी हुई है, सेम पेयरिंग इसके साथ भी करता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट लगा सकते हैं। अगर एक सेंटेंस आ रहा है तो उसके अंदर हम लोग अगर सिंपल प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट और वाइस वर्सा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन the guests arrive, I will have studied for the examination. Now see, this is almost the same sentence as I mentioned in the previous form. जब मैं आपको future continuous पढ़ा रही थी तो मैंने same sentence, almost same sentence लिखा था, when the guest arrive, she will be studying for her examination. यहाँ पे मैंने she की जगह I किया है, I will have studied for the examination. अब देखो सेम सेंटेंस है, दिस मीन्स जस्ट विद द मैनर हम फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। दोनों के साथ ही सिंपल प्रेजेंट लगता है। जब हम सेंटेंस को रीड करेंगे वील गेट एन आइडिया, हमें आइडिया मिल जाएगा कि वेदर जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूड फॉर्म के अंदर है और जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड जब एक्शन रनिंग है, मूव कर रहा है, मतलब कोई भी एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो उसके अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। तो इन ऑल इसका जस्ट और क्रक्स ये है दैट फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दे पेयर विद सिंपल प्रेजेंट। अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास आ जाए और उस सेंटेंस में एक पार्ट में मे बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फिर मे बी फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है, सो इन दी अदर पार्ट इट इज एज सिंपल, उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। और अगर सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो आप सेंटेंस को रीड करेंगे, सेंटेंस को रीड कर कर यू विल गेट एन आइडिया कि वेदर कॉन्टिन्यू टास्क है या फिर टास्क जो है वो फिनिश हो चुका है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है आप उसका यूसेज बहुत इजीली कर सकते हैं। सो आई होप फ्यूचर परफेक्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ मूव करते हैं विच इज द लास्ट फॉर्म ऑफ टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो फॉर्म है टेंस का वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है बिकॉज फ्यूचर का कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता दैट दिस विल बी सर्टेन, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती। सो कोई भी टास्क का हम फ्यूचर रेफरेंस किस बेसिस पे दें कि इस काम को होते हुए इतना टाइम हो जाएगा, स्टिल हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत एस्टिमेशन दे देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स किसी भी टास्क को फ्यूचर में होते हुए इतना टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। लेट अस से मैं आपसे बात करूं अभी से 10 या 15 मिनट्स बाद, तो 10 या 15 मिनट्स बाद, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 10 या 15 मिनट्स बाद लेट अस अज्यूम मुझे आपको पढ़ाते हुए 1 आवर हो गया। एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं ये बोल सकती हूँ कि आफ्टर 15 मिनट्स I will have been teaching you for 1 hour. Let me write the syntax first. मैं आपको वापस से ये सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो सिंटेक्स लिखते हैं। सब्जेक्ट, सिंस यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पे लगेगा will, shall। परफेक्ट है तो लगेगा have, परफेक्ट has और have होता है बट will shall के साथ have लगता है। कॉन्टिन्यूस है तो लगेगा VING, एंड इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जैसे अभी तक हम बीन यूज करते आ रहे हैं बाकी सारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, वो हमने यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ऐसा लगता है कि ये बहुत लेंदी सिंटेक्स है बट अगर आप इसको पार्ट्स में ब्रेक करो तो इट्स वेरी इजी टू मेक। अगर आप भूल जाओ आप सिंपली फ्यूचर पुट कर दो, परफेक्ट की जो फॉर्म्स है वो पुट कर दो, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म पुट कर दो एंड एक एडिशनल बीन यूज करो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सिंटेक्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सिंटेक्स की तो हमने बात कर ली, अब सिंटेक्स को यूज करते हुए हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 hour after 15 minutes.
सो जो सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिंटेक्स लिखने से पहले, उस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर राइट कर दिया है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आई विल हैव बीन टीचिंग यू, आई विल हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट आ गया यू, फॉर 1 आवर, 1 आवर ड्यूरेशन के लिए यूज हुआ है। आफ्टर एक्सक्यूज मी, आफ्टर 15 मिनट्स। तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम रेफरेंसेस देने पड़े, एक तो कि कितना देर हो गया है और एक कि किस टाइम पर वो देर हुआ है, जैसे कि 15 मिनट्स बाद 1 आवर हो जाएगा। सो दिस इज सर्टेन, ये होगा। बट देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर नॉट सर्टेन एंड दिस इज वाई, दैट्स वाई ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। बाय नेक्स्ट मंथ she will have been teaching for 6 years. नेक्स्ट मंथ उसे पढ़ाते हुए 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने ये ड्यूरेशन रेफर किया है जहाँ पे मैं 6 इयर्स की बात कर रही हूँ कि ओवरऑल उसको ड्यूरेशन कितना होगा, और एक मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये ड्यूरेशन कब कंप्लीट होगा। सो इन ऑल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें फ्यूचर का रेफरेंस देना होता है एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर एंड द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आर मेड। अब देखो, आप लोगों ने पूरा टेंस अब तक पढ़ लिया है। ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को कि टेंस बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दी स्ट्रक्चर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत स्मार्टली टेंसेस पढ़ो, पार्ट्स में टेंसेस पढ़ो, फॉर्म्स में टेंसेस पढ़ो एंड उसके अंदर थोड़ा टाइम दो समझने के लिए, उस बात को इंटरनलाइज करने के लिए, उसके सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसको बनाकर देखने से इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। मेरा आपको एक सिंसियर सजेशन है टेंसेस को लेकर, सिंस इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑल्दो ये बहुत ही पुराना मेथड भी है, आप लोगों ने शायद अडॉप्ट भी किया होगा, बट इट इज नेवर अ बैड आइडिया ऑफ कोर्स। व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, आप यहाँ पे टेंस मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप उसकी फॉर्म मेंशन करेंगे। आपने मेंशन किया प्रेजेंट, देन यू हैव मेंशन्ड पास्ट, देन यू हैव मेंशन्ड फ्यूचर। The most important thing for you people to remember is the sentence structure. सबसे important sentence structure है, कौन सी verb कहाँ पे use हो रही है, ये सब बातें आपको definitely पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे mention करो simple, continuous, perfect and perfect continuous. Now present simple, present continuous, present perfect continuous. Similarly past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Similarly future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So basically what I am asking you people to do is कि यहाँ पे आप इसका sentence सिंटेक्स जो है उसे स्पेसिफाई करें, डेफिनेटली करें। यहाँ पे आप लिखें प्रेजेंट सिंपल का क्या सिंटेक्स है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है। मैं आपको एक रो फिल कर यहाँ पे बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 और VS और ES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस VING plus object, subject plus has have plus V3 plus object, subject plus has have plus being plus VING plus object plus since for। सो इस तरीके से लाइक आई हैव फिल्ड इन दी फर्स्ट रो, आपको रेस्ट रोज फिल करनी है। ये जो चार्ट है
एटलीस्ट इसे आप जब भी टेंसेस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठे तो उसे डेफिनेटली स्टार्ट को गो थ्रू करें। इसके बेसिस पे आपको पता होना चाहिए V1 क्या होता है, VS क्या होता है, ES क्या होता है, हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। सो व्हेन यू आर वंस थरो विद दिस स्टार्ट, अगर आप इस स्टार्ट के साथ थरो हो जाएंगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एंड नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस, हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू वुड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ गया है। अगर टेंसेस अच्छे से नहीं आया है बच्चों, तो इट्स माय सिंसियर सजेशन, वापस से गो थ्रू करो। इट्स नेवर सो डिफिकल्ट जो हमें लगता है। एंड आप लोग एक बार और प्रैक्टिस करोगे, साथ के साथ रिविजन करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे, यू विल बी परफेक्ट इन इट। आप बहुत अच्छे से टेंस को समझ लोगे। थैंक यू सो मच।